आज हम जानेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं, संतुलित आहार का अर्थ व महत्व क्या है, आहार को हम किन किन श्रेणियों में बांट सकते हैं, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मानव शरीर व ऊर्जा में क्या संबंध होता है, कैलोरी किसे कहते हैं, विभिन्न खाद्य समूह जिनका उपयोग हम संतुलित आहार के लिए करते हैं और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि खाद्य पिरामिड को हम किस प्रकार से अपने संतुलित आहार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जीवित रहने के लिए जल, वायु और भोजन लेते हैं। भोजन हम अपनी भूख शांत करने के लिए करते हैं, किंतु भोजन सिर्फ हमारी भूख ही नहीं शांत करता, हमारे लिए अन्य कई कार्य करता है, जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य, साथ ही साथ हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास करना और हमारे शरीर को रोगों से बचाए रखने का कार्य भी भोजन द्वारा ही किया जाता है। ये सभी कार्य भोजन द्वारा किए जाते हैं। भोजन में कुछ सूक्ष्म तत्व उपस्थित होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। तो वे कौन से तत्व होते हैं? वे होते हैं पोषक तत्व। तो आइए जानते हैं कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था, कक्षा 11 में ही आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि आहार के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। आज हम उन्हें संक्षिप्त रूप से फिर से पढ़ेंगे। भोजन से हमें 6 प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व होता है। यह हमें भोज्य पदार्थों में 2 रूपों में प्राप्त होता है। मंड के रूप में यह हमें सभी प्रकार के अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा शर्करा के रूप में यह हमें सभी प्रकार के फलों जैसे कि अंगूर, केला, सेब तथा चीनी, गुड़, शक्कर इत्यादि से प्राप्त होता है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की नवीन कोशिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर की विकास तथा वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन हमें 2 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। जंतु जगत से यह हमें मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर के रूप में प्राप्त होता है, जबकि वनस्पति जगत से यह हमें दालों के रूप में प्राप्त होता है, जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन इत्यादि। सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। इसके बाद बात करते हैं वसा की। वसा चिकनाई युक्त पदार्थ होता है तथा यह सभी प्रकार के तेल, घी, मक्खन, मलाई तथा सूखे मेवों से हमें प्राप्त होता है। वसा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, किंतु यह देर से इसका पाचन होने के कारण यह देर से ऊर्जा उत्पन्न करता है। वसा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम सुरक्षित रखते हैं बाद के उपयोग के लिए। अगले पोषक तत्व हैं विटामिन तथा खनिज लवण। विटामिन तथा खनिज लवण ये दोनों ही तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जरूरी होते हैं, किंतु यह उतने ही महत्वपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए काम आते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण यह हमें सभी प्रकार के फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। अगला पोषक तत्व है जल। जल किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है, किंतु जल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य पोषक तत्व, क्योंकि जल हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। जल हमारे रक्त को तरल बनाए रखता है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ यह हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्वों के बारे में जानने के बाद
अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की, यानी कि अपने पाठ के बारे में बात करते हैं। संतुलित आहार वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं, यानी कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शरीर की ऊर्जा की पूर्ति करता है, यानी कि प्रतिदिन हमें जिस मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमें संतुलित आहार से प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह आवश्यक पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। संतुलित आहार हमारी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करता है। इस इम्यूनिटी के द्वारा ही हम कुपोषण जनित रोगों से बचे रहते हैं। साथ ही साथ यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा भार नियंत्रित रहता है तथा हम उचित लंबाई को भी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व और आवश्यकता से कम पोषक तत्व दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है तो निश्चित ही रूप से वह दीर्घायु होता है और उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो क्या सभी प्रकार का भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वह संतुलित होता है? नहीं। आइए देखते हैं कि हम आहार को किन किन श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये श्रेणियां होती हैं अपर्याप्त, पर्याप्त तथा संतुलित भोजन। अपर्याप्त भोजन वह भोजन जिसमें किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति न हो तथा वह पर्याप्त ऊर्जा भी देने में सक्षम ना हो, ऐसा भोजन अपर्याप्त भोजन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं पर्याप्त भोजन की। पर्याप्त भोजन ऊर्जा उत्पन्न करने में तो सक्षम होता है, यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ हम क्रियाशील भी रहते हैं, किंतु ऐसे भोजन में सुरक्षात्मक तत्वों की कमी होती है और हम में से अधिकांश लोग पर्याप्त भोजन ही ग्रहण करते हैं और लगातार ऐसा भोजन ग्रहण करने से हम किसी न किसी कुपोषण जनित रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तीसरा भोजन है संतुलित भोजन, यानी कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार सही मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो अब हम ये तो बात हुई संतुलित आहार की श्रेणियों के बारे में। अब हम बात करते हैं क्या सभी के लिए संतुलित आहार एक जैसा होता है? नहीं, सभी के लिए संतुलित आहार एक जैसा नहीं होता है। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं, जैसे आयु संतुलित आहार में भिन्नता का एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए एक बालक को उसकी शारीरिक वृद्धि तथा विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता एक वृद्ध व्यक्ति से हमेशा अधिक रहती है, जबकि आयु में वृद्ध व्यक्ति अधिक होता है, क्योंकि बालकों की शारीरिक वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होती है, अतः उनके भोजन में शरीर निर्माणक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जबकि एक वृद्ध व्यक्ति के शरीर का विकास पूरा हो चुका होता है तथा शारीरिक शिथिलता होने के कारण उसे ऊर्जा और शरीर निर्माणक तत्व दोनों की ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो देखा आपने किस तरह से आयु संतुलित आहार को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है लिंग। लिंग भी संतुलित आहार में भिन्नता लाने का एक प्रमुख कारण है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुषों का शारीरिक संगठन यानी कि उनकी लंबाई, उनका भार तथा उनकी क्रियाशीलता महिलाओं से अधिक होती है, अतः उन्हें हमेशा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक
जरूरी होती है। तीसरा कारक है कार्य व श्रम, यानी कि व्यक्ति कितना क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता के आधार पर व्यक्ति को, जितना अधिक व्यक्ति क्रियाशील होगा उतना अधिक उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उदाहरण के तौर पर एक साधारण बैठकर कार्य करने वाले को ऊर्जा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अगला कारक है जलवायु व मौसम। जलवायु और मौसम यह भी एक प्रमुख कारण होता है हमारे आहार को प्रभावित करने वाला। आप उदाहरण के तौर पर शीत प्रदेशों में जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, उस शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा युक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जबकि गर्म प्रदेशों में जहाँ हमारे शरीर से लगातार खनिज लवण पसीने के रूप में निकलते रहते हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें अपने आहार में तरल पदार्थों का समावेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी पूर्ति हो और साथ ही साथ जल की मात्रा भी नियंत्रित रहे। अंतिम कारक है विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां यानी कि गर्भावस्था, दुग्धपान अवस्था और किसी रोग का होना। ये तीनों ही अवस्थाएं संतुलित आहार को प्रभावित करती हैं। गर्भावस्था में महिला की पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु अपने पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए अपनी माता पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार दुग्धपान अवस्था में भी बच्चे अपनी माता से ही दूध के रूप में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। रोग की अवस्था में, क्योंकि रोग होने पर व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः रोग की स्थिति में पोषक तत्वों की मात्रा बदल जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होता है तो उसे उसके आहार में कम मात्रा में वसा दी जानी चाहिए। तो ये तो कुछ बात हुई संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब हम बात करते हैं मानव शरीर और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। मानव शरीर और ऊर्जा में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। हम प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सभी जैविक क्रियाएं, चाहे वो ऐच्छिक हो या अनैच्छिक, ऐच्छिक यानी कि उठना, बैठना, चलना, तथा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हमारा श्वसन करना, हमारा हृदय का धड़कना, हमारा पाचन, भोजन का पाचन होना, ये सभी क्रियाएं ऊर्जा द्वारा ही संपन्न होती हैं। अतः हम जितने अधिक क्रियाशील होंगे, हमें उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बैठकर कार्य करता है तो उसे लगभग 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि यदि कोई व्यक्ति कठिन कार्य करने वाला होता है तो उसे लगभग 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील हो जाता है, उसे उतनी ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। हम भारतीय अपनी दैनिक ऊर्जा का लगभग 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारी दैनिक ऊर्जा का 50 से 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि 25 से 30% ऊर्जा का भाग वसा द्वारा दिया जाता है और 15% ऊर्जा का भाग प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा का मुख्य भाग कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैलोरी की। अभी हमने बात करी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा कैलोरी के रूप में मैंने बताया कि इतनी कैलोरी आवश्यक होती है। क्या होता है कैलोरी? जैसे हम हम कपड़े को नापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर की इकाई का
प्रयोग करते हैं, वैसे ही कैलोरी को नापने के लिए, ऊर्जा को नापने के लिए हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई होती है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य पोषक तत्वों को लिखा है जिसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को बताया है। जैसे यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो उससे हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा हमें 9 कैलोरी ऊर्जा देने में सक्षम होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि वसा यानी कि तेल, घी, मक्खन, ये सभी भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कैलोरी की। अब हम जानते हैं कि वे कौन कौन से खाद्य समूह होते हैं जो कि संतुलित आहार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ अपने आप में पोषक तत्वों में संपूर्ण नहीं है। दूध ही एक ऐसा आहार होता है जिसे हम संपूर्ण आहार कहते हैं, किंतु दूध के अलावा अन्य कोई ऐसा आहार नहीं होता है जो अपने आप में पोषक तत्वों में पूर्ण हो। इसलिए हम खाद्य पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं और प्रतिदिन हमें इन समूहों से कुछ न कुछ भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। तो देखते हैं हमने खाद्य पदार्थों को किन किन समूहों में बांटा है। जैसे कि समूह 1 हमारी ऊर्जा की आपूर्ति करता है, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस समूह में हमने अनाज, सभी प्रकार के अनाज जैसे दाल, चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का इत्यादि को रखा है, जबकि और साथ ही साथ हमने कंद व मूल वाली सब्जियों को रखा है, यानी कि आलू, शकरकंद, अरबी इत्यादि। यह समूह हमारे भोजन में मुख्य रूप से ऊर्जा को उत्पन्न करता है। दूसरा समूह हमारे शरीर को प्रोटीन की आपूर्ति करता है। इसमें हमने सभी प्रकार की दालें जैसे चना, मूंग, अरहर, लोबिया, सोयाबीन, राजमा इत्यादि को रखते हैं। साथ ही साथ दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे छाछ, दही, पनीर इत्यादि और मांस, सभी प्रकार के मांस, मछली, अंडा इनको रखते हैं। ये समूह हमारे शरीर को प्रोटीन देता है और जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तीसरा समूह विटामिन व खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। इस समूह में हमने हरी और पीली सब्जियों को छोड़कर अन्य सब्जियों को रखा है। ये सब्जियां जैसे भिंडी, बैंगन, गोभी इत्यादि तथा पीले और खट्टे फलों को छोड़कर अन्य फल जैसे तरबूज, सेब, खरबूजा इत्यादि को रखा है। यह समूह भी हमें विटामिन और खनिज लवण प्रदान करता है। चौथा समूह हमारा ऊर्जा आपूर्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इस समूह में हमने वसा एवं तेल वाली चीजों को रखा है, यानी कि सभी प्रकार के तेल, घी, मक्खन, चर्बी इत्यादि और शर्करा यानी कि चीनी, गुड़, खजूर, शहद इनको रखा है। इस समूह से हम कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, जबकि समूह 1 से हमें अधिकतम मात्रा में ऊर्जा लेनी चाहिए। आखिरी समूह है 5वां समूह, जिसमें हमने सभी प्रकार के हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले फल तथा सब्जियों को रखा है और साथ ही साथ विटामिन सी युक्त फल व सब्जियों को रखा है। इस हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि पालक, चौलाई, सोया, मेथी इत्यादि, पीले फल और सब्जियां जैसे गाजर, पपीता, आम इत्यादि, विटामिन सी युक्त फल जैसे आंवला, अमरूद, पत्ता गोभी इत्यादि को इस समूह में रखा जाता है। संतुलित आहार
वही आहार होता है जिसमें प्रतिदिन हम इन सभी खाद्य समूहों का प्रयोग करें। अतः हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन हमारे आहार में हर समूह से किसी न किसी भोज्य पदार्थ का समावेश हो। भोज्य समूहों को जानने के बाद अब बात करते हैं खाद्य पिरामिड की। खाद्य पिरामिड सिर्फ हमें यह बताता है कि हमें किस खाद्य समूह से कितनी मात्रा में भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए। जैसा कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि पिरामिड का निचला भाग बहुत ही बड़ा है। इस भाग में हमें उन आहारों को रखना चाहिए जैसे कि अनाज और दालें। हमें सबसे अधिक मात्रा में अपने भोज्य पदार्थों में अनाज और दालों को लेना चाहिए, यानी कि पूरे दिन में हम इस खाद्य समूह से 5 से 7 बार तक भोज्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा स्तंभ, जिसमें हमने रखा है सभी प्रकार के फल और सब्जियों को। इस स्तंभ से हमें कम से कम दिन में 2 बार अपने भोजन में लेना चाहिए। तीसरा स्तंभ है हमारा मीट, यानी कि मांसाहार का और दूध से जुड़ा हुआ। कम से कम इस स्तंभ से भी 2 या 3 बार हमारे भोजन में खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तथा अंतिम स्तंभ में हमने रखा है वसा, तेल, चीनी और नमक को। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इनको सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक भी होती हैं। तो ये तो देखा आपने किस तरह से हम संतुलित आहार के लिए खाद्य पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य सी बात है कि यदि हमें संतुलित आहार लेना है तो हमें सभी खाद्य समूहों का इस्तेमाल करना चाहिए, किंतु उसका इस्तेमाल इसी पिरामिड के आधार पर करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने बात करी संतुलित आहार के बारे में और यह भी जाना किस प्रकार आयु, लिंग, परिश्रम तथा मौसम हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ गृह कार्य दिया गया है जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर सकते हैं।